नमस्कार दोस्तों, फोगाट क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, लास्ट वीडियो में अपन ने डिस्कस किया था कि ध्वनि तरंगे हैं और ध्वनि तरंगों को समझने के लिए अपन ने तरंगों की स्टडी की थी कि तरंग क्या होती हैं, तरंगों के प्रकार कौन कौन से होते हैं और तरंगों के गुण क्या होते हैं। आज की क्लास में अपन बात करेंगे ध्वनि तरंगों की। तो वायु में ध्वनि तरंगे होती हैं वो अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं, प्रगामी तरंगे होती हैं और एक प्रकार की यांत्रिक तरंग हैं, क्योंकि ध्वनि तरंगों को गति के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अब अपन स्टडी करेंगे तरंगों के आधारभूत घटक कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पे 3 घटकों के बारे में अपन स्टडी करने वाले हैं। पहला अपना आयाम हो गया, दूसरा अपनी आवृत्ति हो गई और तीसरा अपना आवर्तकाल। सबसे पहले यहाँ पे बात करें आयाम की, तो ध्वनि तरंगे जब गति करती हैं तो यहाँ पे क्या होता है, वो माध्य अवस्था के कणों का माध्य अवस्था के मैक्सिमम जो विस्थापन होता है उसी को क्या बोला जाता है, आयाम बोला जाता है। यहाँ पे अपन बात करने वाले हैं, यहाँ पे ये एक ध्वनि तरंग है, ठीक है, और ये ध्वनि तरंग है, यहाँ पे बनेगा सरंग और ये बनेगा गर्त। तो सरंग और गर्त में कणों का क्या है, मैक्सिमम विस्थापन, वही क्या है यहाँ पे आयाम है, ठीक है। सेकंड अपन बात करें फ्रीक्वेंसी की, आवृत्ति की। आवृत्ति क्या होती है, तो मैंने मान लिया यहाँ से यहाँ तक इस तरंग को गति करने में कितना समय लगता है, 1 सेकंड का समय लगता है, ठीक है। तो 1 सेकंड के अंदर तरंगों की जो संख्या है, कितनी तरंगें बनती हैं, उसी को क्या बोला जाता है, इसकी आवृत्ति बोला जाता है। अब तरंगों की संख्या अपन कैसे काउंट करेंगे, एक सरंग और एक गर्त को मिलाकर कितनी तरंग बनती है, 1 तरंग बनती है। तो यहाँ पे अपन तरंगों की संख्या की बात करें तो यहाँ पे कितनी तरंगे हैं भाई, यहाँ पे तरंगों की संख्या हो गई 2। तो इसकी आवृत्ति कितनी हो गई, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हुई इस तरंग की, इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 2। उसके बाद अपन बात करें तीसरा जो घटक आता है वो आता है आवर्तकाल। भाई आवर्तकाल क्या होता है, आवर्तकाल होता है फ्रीक्वेंसी का रिवर्स। यहाँ पे बात करें अपन कि एक तरंग कितने समय में गति करती है, उसको क्या बोला जाता है, आवर्तकाल बोला जाता है। तो यहाँ से इस तरंग को यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगता है भाई, पूरा 1 सेकंड का समय लगता है। तो यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना समय लगेगा, आधा सेकंड का। तो इस तरंग का आवर्तकाल कितना हुआ, आधा सेकंड, ठीक है। आगे अपन बात करें यहाँ पे आयाम क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है। तरंग की गति के दौरान माध्य अवस्था से माध्यम के कणों का अधिकतम विस्थापन, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे माध्यम अवस्था है, यहाँ पे सरंग पे भी मैक्सिमम विस्थापन और गर्त पे भी मैक्सिमम विस्थापन, उसी को क्या बोला जाता है, आयाम बोला जाता है। तरंग गति दौरान माध्य अवस्था से माध्यम के कणों का अधिकतम विस्थापन क्या होता है, आयाम कहलाता है। यदि ध्वनि का आयाम अधिक है तो ऐसी ध्वनि की तीव्रता इंटेंसिटी भी क्या होगी, अधिक होगी, तथा ये ध्वनि क्या है, दूर तक सुनाई देगी। अब बात करते हैं आयाम की। मान लीजिए अपने पास 2 ध्वनि है, एक ध्वनि तो मेरे पास ये है, ठीक है, और दूसरी ध्वनि क्या है, मेरे पास ये है। इस ध्वनि का आयाम है वो कम है, इसका आयाम है वो है ज़्यादा। तो ये वाली ध्वनि है ये कम दूरी तक सुनाई देगी, और ये वाली जो ध्वनि है जिसका आयाम ज़्यादा है वो क्या है, ज़्यादा दूरी तक सुनाई देगी। जैसे मैं चिल्ला के बोलता हूँ तो मेरी ध्वनि क्या है, ज़्यादा दूर तक सुनाई देगी, क्योंकि उसका आयाम क्या है, ज़्यादा है। और अगर मैं धीरे बोलता हूँ तो उस ध्वनि का आयाम क्या है, कम है। आगे बात करें अपन सेकंड नंबर पे आवृत्ति की। किसी बिंदु से प्रति सेकंड या 1 सेकंड में गुजरने वाली तरंगों की संख्या, मैंने बताया था यहाँ पे कि ये एक बिंदु है, इस बिंदु से 1 सेकंड में गुजरने वाली कितनी तरंगे हैं, उन तरंगों की संख्या ही क्या कहलाती है, उसकी आवृत्ति कहलाती है, फ्रीक्वेंसी कहलाती है। जिस ध्वनि तरंग की आवृत्ति ज़्यादा हो वह ध्वनि तरंग उतनी ही तीक्ष्ण या शार्प होती है। यहाँ पे तरंग ए है और तरंग बी है। तरंग ए की बात करें तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2 है, और इसकी तरंग बी की बात करें तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है भाई, 1 है। तो कौन सी ध्वनि है वो तीक्ष्ण होगी, जिसकी आवृत्ति ज़्यादा है। जैसे महिलाओं की आवाज़ है वो क्या होती है, तीखी होती है, तीक्ष्ण होती है, बजाय पुरुषों की आवाज़ के। तो पुरुषों की आवाज़ होती है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कम होती है, और जिस आवाज़ की फ्रीक्वेंसी कम होती है
वो क्या है, मोटी आवाज़ होती है, और जिसकी फ्रीक्वेंसी कम अधिक होती है वो आवाज़ क्या होती है, पतली आवाज़ होती है। आगे अपन बात करें तरंग की लंबाई, वेवलेंथ की। किसी एक तरंग की लंबाई उस तरंग की तरंग दैर्ध्य कहलाती है। भाई तरंग, एक तरंग की यहाँ से यहाँ तक जो लंबाई है उसी को क्या बोल दिया, तरंग दैर्ध्य। उस तरंग दैर्ध्य कहलाती है। ये तरंग आवर्ती के व्युत्क्रमानुपाती होती है। किसके व्युत्क्रमानुपाती है भाई, तरंग की जो आवर्ती है, फ्रीक्वेंसी है, उसके व्युत्क्रमानुपाती है। यहाँ पे तरंग ए है और तरंग बी है। तरंग ए का अगर अपन तरंग दैर्ध्य की बात करें, वेवलेंथ की बात करें, तो यहाँ पे वेवलेंथ कितना हो गया, लेमडा ए। एक तरंग की लंबाई उसका तरंग दैर्ध्य होती है, और तरंग बी है, इसका तरंग दैर्ध्य क्या हो गया, लेमडा बी। तो यहाँ पे बताओ कि लेमडा बी ज़्यादा है या लेमडा ए, तो लेमडा बी की वैल्यू है वो लेमडा ए से क्या है, ज़्यादा है। और इसके जस्ट ऑपोजिट क्या हो गई, आवर्ती हो गई। तो आवर्ती किसकी ज़्यादा है, तरंग ए की आवर्ती ज़्यादा है तरंग बी की आवर्ती से, ठीक है। तो एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन बराबर सी अपॉन लेमडा। सी क्या है, प्रकाश का वेग होता है, और लेमडा क्या होता है, तरंग का तरंग दैर्ध्य होता है। आगे अपन बात करने वाले हैं ध्वनि की। ये एक प्रकार की यांत्रिक तरंगें हैं, क्योंकि इसको माध्यम की जरूरी होती है, जो किसी माध्यम में ही गति करती हैं, तथा सर्वे ध्वनि की आवृत्ति, अगर सर्वे ध्वनि की आवृत्ति की बात करें, जिस ध्वनि को अपन सुन सकते हैं, तो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक की ध्वनि को अपन क्या कर सकते हैं, अपने कानों से सुन सकते हैं। आवृत्ति के आधार पर ध्वनि तरंगे कितने प्रकार की होती हैं भाई, 3 प्रकार की होती हैं। एक तो सर्वे तरंगे। तो सबसे पहले सर्वे तरंगों की अपन बात करें, ऑडियोबल वेव कौन सी होती हैं, वे तरंगे जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक होती है। मनुष्य का कान केवल इन्हीं तरंगों को सुन पाता है। तो जिन ध्वनि तरंगों को मनुष्य का कान सुन पाता है वो हो गई सर्वे तरंगे। सेकंड आती है अपसर्वे तरंगे, इंफ्रासोनिक वेव्स। इनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से क्या होती है, कम होती है। भाई ये हो गई एक तो 20 से 20 किलो हर्ट्ज, ठीक है। एक इससे कम और एक इससे ज़्यादा। तो इससे कम वाली तो कौन सी हो गई, अपसर्वे, इससे ज़्यादा वाली कौन सी हो गई, परासर्वे तरंगे। अपसर्वे तरंगे भूकंप की मुख्य प्रघाती तरंगों से पहले उत्पन्न होती हैं। जब भूकंप आता है उससे पहले तरंगे उत्पन्न होती हैं। इन तरंगों को क्या है, जितने भी जानवर वगैरह हैं वो क्या है, इन तरंगों को महसूस कर लेते हैं और उनको पता लग जाता है भूकंप आने से पहले। कुछ कीट हो गए, इंसेक्ट हो गए, कुत्ते आदि इन तरंगों का क्या कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। आगे बात करें अपन परासर्वे तरंगों की, अल्ट्रासोनिक वेव्स की। इन तरंगों की आवृत्ति 20 किलो हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है। 20 किलो हर्ट्ज मतलब 20,000 हर्ट्ज से क्या होती है, ज़्यादा होती है। इन तरंगों का प्रयोग गर्भस्थ शिशु की जांच करने में, जो अपन सोनोग्राफी करवाते हैं, क्योंकि बच्चे के लिए ये क्या है, तरंगे हानिकारक नहीं होती, इसीलिए एक्सरे यूज़ में नहीं लिया जाता, क्योंकि एक्सरे बच्चे के लिए हानिकारक होता है, क्योंकि जो भी नए टिश्यू बनते हैं उनके लिए वो क्या होता है, नुकसानदायक होता है। इसीलिए गर्भस्थ शिशु की जांच के लिए किसका उपयोग किया जाता है, अल्ट्रासोनिक वेव्स का प्रयोग किया जाता है, सोनोग्राफी का प्रयोग किया जाता है। सेकंड बात करें, कीटों मच्छरों आदि को दूर भगाने के लिए भी अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज करते हैं। औद्योगिक इकाइयों में चिमनी में जमे कार्बन को हटाने के लिए अल्ट्रासोनिक वेव्स का उपयोग किया जाता है। कुत्ते, चमगादड़ इन तरंगों को सुन सकते हैं। अंधेरे में उड़ते समय चमगादड़ इन्हीं तरंगों का उत्पादन करता है तथा परावर्तित किरणों की सहायता से रास्ते में अवरोध का पता लगाता है। आगे बात करें कि पनडुब्बी होती है। सबमरीन में मार्ग में उपस्थित अवरोध में किसी अन्य पनडुब्बी की स्थिति जानने, उसकी गति आदि की जानकारी के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, यहाँ पे ये पनडुब्बी है, और इस पनडुब्बी में यहाँ पे क्या लगा दिया जाता है, सोनार लगा दिया जाता है। सोनार से क्या होती हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स यहाँ पे निकलती हैं, और यहाँ पे जब कोई भी सामने ऑब्जेक्ट आता है तो उससे अल्ट्रासोनिक वेव टकरा कर, और यहाँ पे कोई सेंसर होता है, वो सेंसर इन अल्ट्रासोनिक वेव्स को डिटेक्ट करता है। इनकी फ्रीक्वेंसी वगैरह को अपन मेजर करके ये बता सकते हैं कि सामने वाला ऑब्जेक्ट है वो गतिशील है या अपनी पनडुब्बी की साइड आ रहा है, या ऑब्जेक्ट स्थायी है। ये सारी की सारी जानकारी अपन किससे प्राप्त कर सकते हैं, सोनार से प्राप्त कर सकते हैं। सोनार की फुल फॉर्म की बात करें तो इसका मतलब क्या होता है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सोनार का यूज कहाँ होता है, पनडुब्बी में। आगे बात करें, अगर सतह के ऊपर कोई जहाज वगैरह है,
ठीक है। तो उसको देखने के लिए पनडुब्बी में किसका यूज किया जाता है भाई, पेरिस्कोप का यूज किया जाता है। पनडुब्बी में यहाँ पे क्या है, एक पाइप नुमा एक आकृति होती है जिसमें यहाँ पे दो समतल दर्पण लगा दिए जाते हैं। एक समतल दर्पण ये रहा, दूसरा ये रहा, दो समतल दर्पण लगा दिए जाते हैं और इस समतल दर्पण की सहायता से यहाँ अंदर बैठे व्यक्ति को इसका प्रतिबिंब, सतह पर जो भी वस्तु है उसका प्रतिबिंब दिखाई दे जाता है। तो इस चीज़ को क्या बोला जाता है, पेरिस्कोप बोला जाता है। ये एक अलग चीज़ है। तो अपन ने बात किसकी की थी, सोनार सिस्टम की। तो सोनार का प्रयोग किस में होता है, पनडुब्बी में होता है। ये क्या है, पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न करता है। आगे अपन बात करें ध्वनि के अभिलाक्षणिक गुण। सबसे पहले बात करने वाले हैं तीव्रता की, इंटेंसिटी की। तीव्रता क्या होती है भाई, ये ध्वनि तरंग का वह गुण है जिसमें कोई ध्वनि कितनी तेज है ये पता लगा सकते हैं, ठीक है। और ध्वनि की तीव्रता किस पे डिपेंड करती है, ध्वनि के आयाम पे निर्भर करती है। जिस ध्वनि का जितना ज़्यादा आयाम होगा वो ध्वनि क्या होगी, उतनी ही अपने को तेज सुनाई देगी। और जिस ध्वनि का आयाम जितना कम होगा वो ध्वनि ही उतनी ही अपने को कम सुनाई देगी। ऐसी ध्वनि जिसकी तीव्रता अधिक हो वो ज़्यादा दूर तक सुनाई देती है। बड़े आकार के स्रोतों से उत्पन्न ध्वनि की तीव्रता भी क्या होती है, उतनी ही अधिक होती है। जैसे अपन बात करें शेर की दहाड़ की तीव्रता अधिक होती है तथा मच्छर से उत्पन्न ध्वनि की तीव्रता क्या होती है, कम होती है। तीव्रता का व्यवहारिक मात्रक है, ध्वनि की तीव्रता का मात्रक क्या है भाई, डेसिबल है। बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। और 1 डेसिबल किसके इक्वल होता है, 1 बेल/10। सामान्यतः जो बातचीत करते हैं ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है, 30 से 60 डेसिबल होती है। और 85 डेसिबल से अधिक तीव्रता की ध्वनि होती है वो किस में आती है, ध्वनि प्रदूषण में आती है, शोर में आती है, नॉइज में आती है। सेकंड बात करते हैं ध्वनि के गुण की, पिच और तारत्व या तीक्ष्णता की बात करते हैं। ध्वनि का वह गुण जो ध्वनि के मोटा या पतला होने के बारे में बताता है उस गुण को क्या कहते हैं, ध्वनि का तारत्व कहते हैं। ऐसी ध्वनि जिसकी आवृत्ति अधिक होती है वह ध्वनि क्या होती है, पतली होती है। जैसे महिलाओं की ध्वनि क्या होती है, पतली होती है। तो उसकी आवृत्ति, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, अधिक होती है। अधिक तीक्ष्ण व उस तारत्व वाली होती है। जैसे मच्छर की ध्वनि का तारत्व शेर की दहाड़ से क्या होता है, ज़्यादा होता है। मच्छर की ध्वनि क्या होती है, बिल्कुल पतली होती है। शेर की दहाड़ क्या होती है, मोटी होती है। मादाओं की ध्वनि पुरुषों की तुलना में अधिक तारत्व वाली होती है, अधिक फ्रीक्वेंसी वाली होती है। 3 नंबर पे अपन बात करें गुणता की, क्वालिटी की। यह ध्वनि की तीव्रता व तीक्ष्णता के मिश्रित प्रभाव से बना गुण है जिसकी सहायता से हम ध्वनि की पहचान कर पाते हैं कि किस व्यक्ति की ध्वनि है या कौन व्यक्ति अपने को आवाज़ दे रहा है, शेर की दहाड़ है या किसी व्यक्ति की आवाज़ है। ये सारे के सारी पहचान अपन किससे कर पाते हैं, ध्वनि की गुणता से, उसकी क्वालिटी से, उसके टिम्ब्र से, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ साथियों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।